अरे चुप कर, बहू आ चुकी है। उसके सामने ये सब बातें बोलने की जरूरत नहीं है, नहीं तो बेवजह गुस्सा होगी और घर सिर पर उठा लेगी। सास दमयंती जी अपनी छोटी बहन मालती से बोली। बहू वैभवी को घर में घुसते देखकर सास दमयंती जी चुपचाप बैठ गईं। वैभवी ने घर में घुसते ही मौसी सास को देखकर उन्हें प्रणाम किया और उनका हालचाल पूछने लगी। बस बहू, मेरे हालचाल तो ठीक ही हैं, पर तुम्हारे घर की स्थिति ठीक नहीं लग रही। देखो ना, जीजी को कह रही हूँ हमारे साथ रामेश्वरम जाने के लिए, लेकिन ये जाने को तैयार ही नहीं हो रही है, मालती जी ने कहा। अब मौसी जी, इसमें मैं क्या बोलूं, आप लोग बातें कीजिए, मैं थोड़ा चेंज करके आती हूँ, कहकर वैभवी अपने कमरे में चली गई। देखा, कुछ भी जवाब ठीक से नहीं दिया, चली गई अपने कमरे में। अब तू ही बता, कैसे जाने के लिए हाँ कह दूं? दमयंती जी मजबूरी बताते हुए बोली। अरे जीजी, तुम भी हद करती हो। तुम अपनी बहू से इतना डरती क्यों हो? पैसा तुम्हारा बेटा देगा, बहू थोड़ी ना, जो उससे पूछ रही हो, मालती जी चिढ़ते हुए बोली। अब तुझे क्या बताऊं मैं, अभी बेटे ने नौकरी बदली है तो उसे इतने पैसे नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ बहू की तनख्वाह से ही काम चलाना पड़ता है, इसीलिए पूछना पड़ेगा इस महारानी से, दमयंती जी ने कहा। अच्छा, नकुल ने फिर से नौकरी बदल ली क्या? आखिर ये नकुल टिक कर काम क्यों नहीं करता है? मालती जी ने कहा। अरे वो तो खूब कोशिश करता है, पर क्या करे, उसका तो भाग्य भी साथ नहीं देता। कहते हैं बहू के कदम शुभ हो तो सब कुछ हो जाता है, पर यहाँ तो ऐसी बहू आई है कि मेरा बेटा तो कहीं टिककर काम ही नहीं कर पाया, दमयंती जी बोली। हाँ जीजी, ये बात तो है, औरत के कदम शुभ हो तो घर में बरकत हो जाती है, नहीं तो कुछ के कदम तो ऐसे होते हैं कि बसा बसाया घर बिगड़ जाता है। मालती जी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली। हाँ वो तो है, अब देखना, मैं जब शादी होकर इस घर में आई थी तो तेरे जीजा जी ने दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की की थी, पर अब बहू को देख ले, मेरा बेटा जो करता है उसमें भी आगे नहीं बढ़ पा रहा, दमयंती जी सिर पकड़ते हुए बोली। ये सब बातें अंदर वैभवी को भी सुनाई दे रही थी और उसे गुस्से के साथ साथ हंसी भी आ रही थी। आखिर वो इन लोगों की सोच का क्या कर सकती थी? जब इंसान कमाना ही नहीं चाहता हो तो भला वो दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की क्या करेगा? वैभवी की शादी नकुल से 2 साल पहले हुई थी। उस समय वो अपने पिता के साथ उनके कपड़ों की दुकान को संभालता था, पर तब भी उसका कहाँ काम में मन लगता था। वो तो अपने पिता के डर से वहाँ जाकर बैठ जाता था और वो कहते थे वो काम कर लेता था, लेकिन उसकी शादी के 7 महीने बाद उसके पिता का निधन हो गया। अब उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं, जब मर्जी होती तब जाता, नहीं तो घर में ही पड़ा रहता या फिर दोस्तों के साथ घूमने निकल जाता। वैभवी उसे टोकती तो उससे ज्यादा दमयंती जी उस पर नाराज होती। अरे तेरे खाने पीने में कोई कमी रख रहा है क्या, जो हर चीज में उसे टोकती रहती है? अपने काम से मतलब रखा कर, तू पत्नी है उसकी, माँ बनने की कोशिश मत कर। आखिर ऐसी लापरवाही के चलते कुछ ही महीनों में दुकान भी ठप हो गई। हालत ये हो गई कि किराया निकलना भी मुश्किल हो गया। मजबूरन दुकान का अधिकतर सामान सस्ते में ही निकालकर दुकान बंद करनी पड़ी। अब बची कुची सेविंग भी धीरे धीरे खत्म होने लगी। तब दमयंती जी ने नकुल को नौकरी करने के लिए कहा, पर वो भी एक जगह टिक कर काम करे तब ना। उसने अपनी पहली नौकरी तो सिर्फ 3 दिन में ही छोड़ दी, ये कहकर कि ऑफिस वाले उसके साथ सही से व्यवहार नहीं करते। जब 1-2 बार फिर ऐसा हुआ, तब घर के खर्चों के लिए वैभवी ने खुद ही नौकरी ज्वाइन कर ली, ये सोचकर कि घर तो चलाना ही है, यूं घर छोड़कर जाना कोई हल नहीं होता। लेकिन एक बात थी कि वैभवी ने पैसे टकों का हिसाब अपने पास ही रखा, उसे नकुल या दमयंती जी के हाथ में नहीं दिया। बस इसी बात पर दमयंती जी को चिढ़ होती थी
कि वैभवी एक एक पैसे का हिसाब किताब रखती थी और अब तो रिश्तेदार भी नकुल के काम धंधे को लेकर ताना मार जाते थे, जो उनसे बर्दाश्त नहीं होता था। अब ठीकरा किसी के सर तो फोड़ना ही था, तो बहू सबसे आसान लक्ष्य होता है ठीकरा फोड़ने के लिए। और जब रिश्तेदार नकुल के काम धंधे को लेकर ताना मारते हैं तो सारा इल्जाम वैभवी के सिर कर देती कि इसके पैर ही ऐसे हैं कि अच्छा खासा काम धंधा बंद हो गया और अब नकुल नौकरी के लिए भटक रहा है। अब क्योंकि वैभवी सैलरी की एक एक पाई का हिसाब अपने पास रखती थी, बस इसीलिए दमयंती जी कह रही थी कि वैभवी से पूछे बगैर वो कैसे रामेश्वरम जा सकती है, आखिर पैसे तो वैभवी ही देती। खैर, थोड़ी देर बाद बाहर से नकुल की आवाज आई। उसकी आवाज आते ही वैभवी सोचने लगी कि आखिर आज ये इतनी जल्दी कैसे आ गए, कहीं यहाँ भी नौकरी तो नहीं छोड़ दी। बड़ी मुश्किल से तो इस जगह नौकरी मिली थी, वो भी उसके बॉस ने सिफारिश लगाई थी तब। जब वो निकल कर बाहर आई तब नकुल दमयंती जी और मालती जी को बता रहा था, अरे क्या बताऊं मम्मी, मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया है। ये ऑफिस वाले तो बहुत परेशान करते हैं, इसीलिए आज तो सिर दर्द का बहाना करके चला आया। अरे बेटा, अब कोई नौकरी पर रख रहा है तो ऐसे ही बैठे बैठे सैलरी थोड़ी ना दे देगा, काम तो करना ही पड़ेगा, मालती जी ने कहा। अरे तो सैलरी दे रहा है तो क्या जान ही ले लेगा? अच्छा हुआ जो जल्दी घर आ गया, अब थोड़ा आराम कर ले, फिर सोचना क्या करना है, दमयंती जी ने बीच में ही कहा। अरे मम्मी, सोचना क्या है, मैंने तो डिसाइड कर ही लिया है कि मैं यहाँ से रिजाइन दूंगा और फिर कुछ दिनों दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाऊंगा, ताकि कम से कम मेरा दिमाग तो फ्रेश हो। उसके बाद नई जगह पर नौकरी ढूंढ लूंगा। नकुल अपना प्लान बताने लगा। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें यहाँ से नौकरी छोड़ने की, कोई बैठे बिठाए सैलरी नहीं देता है, काम तो करना ही पड़ता है और गलती करोगे तो दो बातें सुननी भी पड़ती हैं। अब की बार वैभवी बोली, अरे कैसी पत्नी है तू, तेरे पति को ऑफिस वाले परेशान कर रहे हैं, पर उसकी समस्या को समझने की जगह तू उस पर दबाव बना रही है कि वो वहाँ नौकरी करता रहे, दमयंती जी ने कहा। मम्मी जी, इतना भी सिर चढ़ाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास कोई लाखों करोड़ों की संपत्ति नहीं है, हमें तो कमाना ही पड़ेगा। अरे एक नौकरी में कमी है, दूसरे में कमी है, पर क्या हर नौकरी में ही कमी है? तो तुम कहना क्या चाहती हो? मैं झूठ बोल रहा हूँ? थोड़े से पैसे क्या कमाने लगी हो, मुझे सुनाने की कोशिश करती हो? नकुल ने कहा। नकुल, मैं तुम्हें सुनाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, पर तुम भी तो समझने की कोशिश करो, अब तो अपनी जिम्मेदारी को समझो, वैभवी ने कहा। अरे वाह, थोड़े बहुत पैसे क्या कमाने लगी, मेरे बेटे को समझाने लगी हो, थोड़ा बहुत घर में खर्च क्या कर देती हो, बस पैसे का घमंड आ गया है। तेरे आने के बाद ही तो सारी कमी हुई है हमारे घर में, नहीं तो पहले क्या कमी थी? तू तो है ही अशुभ हमारे घर के लिए। जब वो कह रहा है कि दूसरी नौकरी ढूंढ लेगा तो पीछे क्यों पड़ी हुई है, दमयंती जी ने चिढ़ते हुए कहा। तो फिर ठीक है ना, दूसरी नौकरी ही क्यों, दूसरी पत्नी भी ढूंढने के लिए कह दीजिए, बिना काम किए ही आपके घर में फिर से बरकत हो जाएगी। आखिर ताली एक हाथ से नहीं बजती है, मैं अपना फर्ज समझकर साथ दे रही हूँ, तो कम से कम ये भी अपना फर्ज निभाए। लेकिन आखिर यूं ही चलता रहा तो फिर मुझे भी अपनी जिंदगी के बारे में सोचना पड़ेगा। आप सोच लीजिए आप लोगों को क्या करना है, कहकर दमयंती अंदर कमरे में चली गई। नकुल ने मजबूरन ही सही टिक कर उसी जगह काम करने का फैसला किया। इधर दमयंती जी बिल्कुल चुप हो गई। आखिर वो जानती थी कि वैभवी चली गई तो घर की स्थिति बदतर हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।